दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकी वागा कॉन्सेप्ट में। आज फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की महत्वपूर्ण नदियां यानी कि इंडियन रिवर्स। आज आपको मैं पढ़ाऊंगी नहीं। अरे ये क्या बात हुई, क्लास में प्रेजेंट है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ाऊंगी नहीं मैम। हाँ, आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको सिखाऊंगी। आज आपको ना तो पेन उठाना है ना ही कॉपी उठानी है, सिर्फ आराम से पेशेंस रख के बैठकर सिर्फ सुनते रहें और देखते रहें। क्लियर है क्या करना है? आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट रहा है और एज वेल एज कमीशन का सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कहूँ या फिर किसी भी लेवल की बात कहूँ तो हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमें लिखना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें सुनना है। और जो कुछ मैंने यहाँ पे जिस तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं नदियों का, अब इतनी सारी नदियां देखकर घबराना मत बच्चों, घबराकर वापस मत भाग जाना कि कैसे करेंगे हम लोग इतनी सारी नदियां। तो घबराना मत, थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे साथ लगे रहिए, सुनते रहिएगा मुझे और देखते रहिएगा। हाँ, इससे बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे और जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, मैं उन्हीं पॉइंट पर हिट करूंगी, बताऊंगी कि आपको सिर्फ वही जो पॉइंट है वही अपने माइंड में कैप्चर करके हैं। ओके, और इसी के साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट डाउन करूंगी यहाँ पर, और ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है, मैप बना हुआ है, इसी को इसका क्या करना है आपको, जब मैं कहूँ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है और उस जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको 5 दिन लगातार सुबह शाम रीड करें। एक बार उसको नजरों से निकाल लें, रीड करें। अगर कोई फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करें। तो 101% ये टॉपिक आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपके उंगलियों पर रट जाएगा। ओके, और ये आप जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इंडियन रिवर से पूछा जाता है। सो अगर एग्जाम क्रैक करना है, अगर जानना है भारत के बारे में, तो सबसे पहले आपको इंडियन रिवर्स कंप्लीट करनी होगी। आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ और मैं आपको और आसानी से और विद मैपिंग पोजीशन से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारे उत्तर भारत की जो नदियां हैं। क्लियर है? उत्तर भारत की जो नदियां, हम जो हमारे नदियों का टॉपिक है, इंडियन रिवर्स का जो टॉपिक है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके रीड करेंगे, पढ़ेंगे। पहला होगा उत्तर भारत की नदियां और सेकंड होगा प्रायद्वीप भारत की नदियां। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर मैं सबसे मुख्य नदी की बात करूं तो कौन सी है? सिंधु नदी। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सिंधु नदी। और जो सिंधु नदी है उसका जो उद्गम का मतलब होता है कि वो निकली कहाँ से है। ये आपकी यहाँ से तिब्बत में, क्या है? तिब्बत में मानसरोवर से निकली है, मानसरोवर से निकली है। ये आपकी तिब्बत से मानसरोवर से निकली है। ओके, यानी कि इसका जो खास पॉइंट है वो क्या है, जो इसका उद्गम है यानी कि जो इसकी उत्पत्ति है वो भारत से नहीं हुई है, भारत के बाहर से हुई है। ये
पहली है चीन, क्योंकि ये क्या है, तिब्बत चीन से इसका उद्गम होता है। फिर भारत में एंटर करती है, भारत के बाद ये पाकिस्तान में एंट्री करती है और वहां से ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ओके, इसका विलय हो जाता है। ओके, तो जो हमारी सिंधु नदी है इसका उद्गम कहां से, मानसरोवर से, यानी कि भारत के बाहर से हुआ। दैट्स इट, इतना पॉइंट याद रखिए, सिंधु नदी का जो उद्गम है वो भारत से बाहर हुआ है, के मानसरोवर से। और ये क्या है, यहां से एंटर कहां से करती है, यहां पर है लद्दाख, क्या है, लद्दाख, लद्दाख की पहाड़ियों से एंटर करती है। और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जो रहता है पॉइंट, वो क्या है, लेह शहर, लद्दाख का लेह शहर इसकी राइट साइड पर यानी कि दाईं तरफ पड़ता है, क्या है, इसकी दाईं तरफ पड़ता है सिंधु नदी के। ओके, भारत में कहां से एंटर करती है ये, लद्दाख में से। ओके, और लद्दाख का जो लेह शहर है वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जाता है ये कि ये जो लद्दाख का लेह शहर है वो क्या है, सिंधु नदी के किस तरफ पड़ता है, तो ये क्या, राइट साइड यानी कि दाएं तरफ पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, इसका भारत और पाकिस्तान के साथ काफी विवाद चलता है। एज यू नो कि ये क्या है, जम्मू कश्मीर से होकर निकलती है और जम्मू कश्मीर पर क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी विवाद रहता है। उसी के चलते ये जो नदी है सिंधु नदी, इस पर सितंबर 1960 में सिंधु समझौता किया गया था, सिंधु समझौता किया गया था। ओके, सिंधु समझौता किया गया था। इसके अनुसार क्या है, भारत सिर्फ सिंधु नदी से 20% पानी क्या है, अपने पर्सनल यूज कर सकता है, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए। तो यहाँ से जो सिंधु नदी निकल रही है, 1960 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका सिंधु समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत इसका जो 20% पानी है, सिर्फ इसके अंतर्गत सिर्फ इसका 20% पानी ही भारत इस्तेमाल कर सकता है। ओके, और एक और खास बात है इसकी, बाकी हमारी और 5 नदियां हैं जो कि सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं, और भारत की और 5 नदियां हैं जो कि सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। वो आप क्लियरली देख सकते हैं कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनमें से 4 जो नदियां हैं हमारी, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, इनका उद्गम भारत से हुआ है। लेकिन जो सतलज नदी है ये भी किस में जाकर मिलती है, सिंधु नदी में जाकर मिलती है, लेकिन इसका उद्गम भी क्या है, भारत से बाहर हुआ है। ओके, तो ये हम ये सीरीज वाइज याद करते हैं। और इसी समझौते के अंतर्गत ये जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, यानी कि ये सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों को किसके अंतर्गत, पाकिस्तान के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, और जो नीचे वाली थी यानी कि रावी, ब्यास और सतलज नदी, ये जो हमारे ऊपर वाली 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका नियंत्रण किसके, पाकिस्तान को दिया गया। और जो नीचे वाली 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसका नियंत्रण भारत के अंतर्गत यानी कि भारत को दिया गया। ओके, क्लियर है। तो सिंधु समझौता भी आपसे काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको कब किया गया था, सितंबर
1960 में, यानी कि सितंबर 1900। और इसका जो 20 सिंधु नदी का भारत सिर्फ 20% पानी का इस्तेमाल कर सकता है। और इसी के साथ कुछ और एक कंडीशन लगाई गई, वितरण किया गया, क्योंकि हमारी 5 और नदियां हैं जो कि सिंधु नदी के जल में जाकर या सिंधु नदी में मिल जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। और इसी से जो हमारी 5 नदियां हैं, जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका नियंत्रण किसको? पाकिस्तान को दिया गया। और रावी, ब्यास और सतलज का किसको? भारत को इसका नियंत्रण सौंपा गया। क्लियर है? ये था आपका इंपॉर्टेंट। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और भारत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये जो आपका दिया गया है, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारी सबसे बड़ी 5 नदियां हैं, यानी कि जो कि सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। पहली है झेलम नदी। पहली है झेलम। पहली है आपकी झेलम नदी। इसका उद्गम कहाँ से? जम्मू कश्मीर से होता है। जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के पास से होता है झेलम नदी का। और इसी के पास जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी थी, अभी तो चलो डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर इसी के पास, झेलम नदी के पास ही श्रीनगर पड़ता है। तो आपको कई बार एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा गया है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पड़ता है? तो किसके? झेलम के। ओके। और ये झेलम नदी किसमें? चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। पहली है झेलम, फिर है चिनाब। जो चिनाब है वो थोड़ा सा नीचे, कहाँ से? हिमाचल से इसका उद्गम होता है। और झेलम समझ आया? झेलम कहाँ पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के पास से निकलती है। और इसी के मुहाने पर क्या पड़ता है? श्रीनगर पड़ता है। नेक्स्ट है चिनाब। चिनाब में देखिएगा आपकी तीनों नदियां आकर मिलती हैं। झेलम, रावी, ब्यास सतलुज में मिलकर, और सतलुज किस में मिलती है? जाकर चिनाब में। और एट द एंड, या जब ये 5 नदियां इकट्ठा हो जाती है तो ये किसमें? छठी नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। जहां पर ये मिलती है इसको क्या? पंचनदी कहा जाता है। पंचनदी कहा जाता है। ओके। अब नेक्स्ट है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से? हिमाचल से हुआ है। हिमाचल में इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी क्या है? आपके सिंधु नदी में मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपकी रावी नदी का कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। इसका उद्गम भी हिमाचल से होता है। और ये हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये किसमें? चिनाब में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी का भी हिमाचल के रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है, लेकिन ये किसमें? सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर है? और लास्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट है, 5वीं जो नदी है, वो कौन सी है? सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत के बाहर से है, यानी कि भारत में सतलज नदी का उद्गम नहीं हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर राकसताल, तिब्बत में ही राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। और ये जो नदी है, ये इस नदी में ब्यास नदी आकर मिल जाती है। जहां पर पंजाब का एक हरी का क्षेत्र है, वहां पर सतलुज में ब्यास नदी आकर मिलती है। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, यानी कि इंदिरा गांधी सिंचाई नहर का निर्माण होता है। क्लियर है? और ये ज्यादातर किसको? राजस्थान को इस नहर से सिंचाई की जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, क्या अभी तक आपने क्या पढ़ा इसके बारे में, खास जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। उससे पहले चिनाब नदी के बारे में भी बता दूं मैं। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचे पुल का, ये चिनाब नदी
का उद्गम कहाँ से हो रहा है? हिमाचल से। लेकिन कुछ हद तक ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर से होकर जाती है। वहां पर विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया जा रहा है। 2007 में स्टार्ट हुआ था, अब अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होने वाला है, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। क्लियर है? पहले जो सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज था, वो नदी रेलवे ब्रिज था, वो था चीन का। अब भारत का जो ये ब्रिज बना है, ये चीन को भी पीछे छोड़कर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, नदी रेलवे ब्रिज बन चुका है। ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि आपको याद क्या करना है, किस तरह से इसको, क्या क्या चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी होंगी। ओके, यानी कि अब आपको ये समझ आ गया कि हम, अगर मैं ऊपर की बात करूं, यहाँ पर उत्तरी छोर की बात करूं, यानी कि ये इस हिस्से की भारत के मुकुट की बात करूं, तो यहाँ पर ओवरऑल कितनी 6 नदियां पड़ती है। कितनी? 6 नदियां। लेकिन जो हमारी नीचे वाली नदियां हैं 5, सीरीज जरूर याद रखनी है आपको। पहली क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये क्या है? 5 नदियों की सीरीज है, जो कि किसमें? सिंधु नदी में जाकर मिलती है। और सिंधु नदी पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। क्लियर है? या गिर जाती है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? एक तो सिंधु नदी का जो समझौता है, समझौता समझ रहे हैं? क्या था हमारा कि 20% पानी ही भारत यूज कर सकता है, उसके साथ नदियों का वितरण किया गया है। ये जो हमारे नीचे वाली 5 नदियां, ये क्या? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कि एक बड़ी नदी में आकर छोटी छोटी धाराएं या छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाए। क्लियर? तो मेन जो हमारी सिंधु नदी है, उसके बाद क्या है? नीचे जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 5 नदियां हैं सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। इनमें से जो ऊपर वाली नदियां हैं, यानी कि सिंधु नदी को, तो आप यहाँ से देखिए 3 नदियां क्या होगी? ये वाली 3 ऊपर होगी, 3 नीचे हो जाएंगी। तो जो ऊपर वाली नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका नियंत्रण किसके? पाकिस्तान के अधीन है। रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का नियंत्रण किसके? भारत के अधीन है। ओके, हैव यू गॉट इट? और इसमें आपको याद क्या रखना है? ये आपको एक तो सिंधु समझौता याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात सिंधु नदी के बारे में कि इसका उद्गम भारत से बाहर है। ओके, और इसी के साथ झेलम नदी कहाँ से निकल रही है? चिनाब नदी कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी कहाँ से? हिमाचल से, रोहतांग दर्रे से। ब्यास नदी, और यहाँ पर हरिका में क्या है? यहाँ पर सतलुज नदी में जो ब्यास नदी आकर मिलती है हर पंजाब के हरिका क्षेत्र में, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। जो नहर क्या होती है कि बड़ी नदियों से सिंचाई के लिए बैराज बनाए जाते हैं, तो वहां से सिंचाई के लिए कुछ नहरें निकाली जाती है खुदाई कर, ताकि इन नहरों से पानी ले जाया जा सके और खेतों की सिंचाई की जा सके। तो यहाँ से भारत की सबसे बड़ी, जिसको नहर कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर है। तो ये नदियां, आपने जो 6 नदियां पढ़ी, ये कहाँ पर? भारत के मुकुट में स्थित है, यानी कि जो हमारा उत्तर भारत के हिस्से में स्थित है। उसके बाद जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है वो नदी, वो है हमारी गंगा नदी, या गंगा नदी तंत्र में हूं मैं। जो गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर की। और ये क्या है? जितना भी मैदानी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा इस नदी से प्रभावित होता है, या इस नदी से सिंचाई होती है। क्लियर है? और इसी की मैं बात करती हूँ, जो गंगा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगोत्री। मैंने आपको बताया था कुछ हिमनद है, यानी कि ग्लेशियर्स है, बर्फ के बड़े बड़े टीले हैं या पहाड़ हों,
तो वहां पर क्या है, वहां से कुछ नदियां निकलती हैं। तो वहां पर आपकी, मैंने आपको बताया था, गंगोत्री हिमनद, यानी कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो गंगोत्री के गोमुख से जब गंगा का जो उद्गम होता है, जब गंगा का निर्माण होता है, वो गंगा के नाम से ना होकर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा के नाम से ना जानकर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और एक काफी बड़ी नदी आती है, वो है अलकनंदा। क्लियर है? और जब ये भागीरथी नदी अलकनंदा में आकर मिल जाती है, तब इसको संयुक्त रूप से क्या, गंगा का नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ ये काफी आपका पॉइंट काफी पूछा जाता है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। कहाँ पर मिलती है ये? प्रयागराज में। क्लियर है? जो गंगा है, जब ये गंगोत्री के गौमुख से निकलती है, तब उसका नाम क्या है? भागीरथी। और भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिल जाती है, कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, तब इसको संयुक्त रूप से क्या, गंगा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नदी। और जो सेकंड है, इसकी सहायक नदी है, हेल्प करती है इसको, यानी कि अलकनंदा में आकर गिरती है, वो है मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी। ये नदी किसमें? अलकनंदा में आकर मिलती है। ठीक है, फिर थोड़ी सी और चौड़ी हो जाती है, पानी और भर जाता है, फिर क्या आती है आपकी भागीरथी, जो इसमें मिल जाती है, और संयुक्त रूप से इसको क्या, गंगा का नाम दिया जाता है। ओके, और ये जहां मिलती है, ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये जरूर याद रखना। कहां पर? रुद्रप्रयाग में ये मिलती है। मंदाकिनी कहां पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा को। क्लियर है? एक छोटी सी और पढ़ लेना, पिंडारा नदी, ये भी अलकनंदा में आकर मिलती है। ये कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। क्लियर है? और इसी के साथ धौली गंगा, ये अलकनंदा में कहां पर? विष्णु प्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग में। क्लियर है? इसको यहां लिख देती हूं, कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मंदाकिनी और भागीरथी। समझ आया, जो हमारी गंगा नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री के गौमुख से जब ये निकलती है, इसका नाम क्या होता है? भागीरथी। और जब ये अलकनंदा में आकर मिलती है, कहां पर? प्रयागराज में, तब इसको संयुक्त रूप से क्या, गंगा कहा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई की बात करूं तो 2525 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। क्लियर है? ओके, आप इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, क्या है? सहायक नदियां। अब थोड़ा सा और भी सुन लीजिए कि यहाँ ये किन किन क्षेत्रों में पड़ती है, किन किन राज्यों में। उत्तराखंड से निकलती है, यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार पहुंचती है, फिर बिहार से ये पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में एंटर कर जाती है ये। क्लियर है? कहां से इसका उद्गम? उत्तराखंड के गंगोत्री के गौमुख से हुआ है, फिर उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार से होती हुई पश्चिम बंगाल से होती बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ओके, अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। यहाँ उससे पहले ये बता दो, जब ये पश्चिम बंगाल में जब ये पहुंचती है, तो ये दो धाराओं में बट जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक धारा ये मुख्य
मुख्य धारा है और ये आपकी हुगली नदी या हुगली धारा के बीच में बढ़ जाती है। क्या है, गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है, मुख्य धारा और हुगली धारा में बढ़ जाती है। और इसी के साथ जब भी ये गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, किसमें, पश्चिम बंगाल में, तब इसको क्या, पद्मा कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो इसके नेमिंग है। पश्चिम बंगाल में जब ये एंटर करती है मुख्य धारा के रूप में, तब इसको क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे आप रेड कलर की एक और नदी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रेड कलर की नदी है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। पर ये भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आती है, पश्चिम बंगाल से आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसीलिए ये जो हमारी गंगा नदी है ये क्या करती है, पश्चिम बंगाल में जब एंटर करती है तब इसको पश्चिम बंगाल में क्या, पद्मा कहा जाता है। और जब भी ये किसके साथ, ब्रह्मपुत्र को पश्चिम बंगाल में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना। तो जब ये जमुना के साथ या ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है तब इसको संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघना। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, चलो लिख देती हूँ, ब्रह्मपुत्र प्लस पद्मा। अब पद्मा तो समझ आ ही गया था, तो इसको क्या, पद्मा कहाँ पर, गंगा नदी ही है, जब पश्चिम बंगाल में एंटर करती है तो इसको पद्मा कहते हैं। जब पद्मा, ब्रह्मपुत्र और पद्मा मिल जाते हैं तो इसको क्या, मेघना का नाम दिया जाता है। और जहां पर ये ब्रेकडाउन होती है यानी कि दो धाराओं में बढ़ती है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर एक काफी बड़ा बैराज है, फरक्का बैराज। कौन सा है, फरक्का बैराज। आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, फरक्का बैराज के बारे में, क्लियर है। तो यहाँ से ये दो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा में। और इसी के साथ जो इसकी कुछ खास क्या है, सहायक नदियां हैं। यानी कि देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं नदी कौन सी है, ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये हमारी गंगा नदी है। अब यहाँ से देखिए जो इसकी मुख्य खास नदी है जो इसमें आकर मिल रही है, कौन सी है, यमुना। और इसके बाद कुछ और नदियां आकर मिल रही है ऊपर से, यानी कि बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से आकर भी कुछ मिल रही है, और कुछ यहाँ से दाईं तरफ से भी आकर नदियां इसमें विलीन हो रही है, गंगा नदी में मिल रही हैं। तो ये जो मिल रही है नदियां, इनको क्या कहा जाता है, इसकी सहायक नदियां, जो इसको हेल्प करती है, सहायता करती है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है जो इसकी सहायक नदियां हैं। वहां से आपने इंपॉर्टेंट देख ही लिया था कि क्या क्या पॉइंट आपको याद करने हैं, क्या क्या आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो याद रखने हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, और ये फैक्ट कि जब ये प्रयागराज में अलकनंदा से मिलती है भागीरथी, तब इसको क्या, संयुक्त गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर, और इससे जो मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। इसी के साथ ये क्या है, जब पश्चिम बंगाल में एंटर करती है तो वहां पर फरक्का बैराज पर दो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। इस तरह से ये बढ़ जाती है, एक सीधी पश्चिम बंगाल चलेगी, एक नीचे की तरफ आ गई। तो जो नीचे आई वो हुगली धारा, और जो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में गई है वो मुख्य धारा है। जो बांग्लादेश में हमारी गंगा नदी गई है, इसको बांग्लादेश वाले लोग क्या कहते हैं, पद्मा। क्या नाम देते हैं, पद्मा। और जब ये पद्मा नदी किसके, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलती है और मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये जब दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती है। और ये क्या है, नाम इसको संयुक्त रूप से क्या, मेघना कहा जाता है। हैव यू गॉट इट। गंगा नदी के बारे में पता चल गया किस किस तरह से, कहां से निकली है,
और उसके बाद हम बात करते हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो इसमें आकर जुड़ रही हैं, उन नदियों के बारे में बात करते हैं। वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट काफी पूछी जाती हैं। जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमारे उत्तर भारत की नदियां पढ़ रहे हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट है, पहला है सिंधु नदी तंत्र, यानी कि सिंधु नदी में आकर मिलने वाली मुख्य नदियां, और दूसरा है गंगा नदी तंत्र, यानी कि गंगा नदी में आकर उसमें मिलने वाली जो नदियां हैं। ओके, उसके बाद जो तीसरी रहेगी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिर्फ यही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे, और उससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या इसके क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। तो आप देखोगे कि कितना इजीली, कितने कम टाइम में हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ इन्हीं बेसिक पॉइंट से हम कवर अप कर लेते हैं। सो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उसी के साथ आपको ये भी रियलाइज होगा कि मुझ में क्या कमियां हैं, कौन कौन से वीक पॉइंट्स रह रहे हैं, उनको मुझे कैसे रिकवर करना है। ओके, सो हम इसकी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है गंगा नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं, यानी कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो पढ़ते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इरेज कर देती हूँ इसको। ये ऐसा नॉलेज है, काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे ही नजरों से जरूर निकाल लें। ओके, एक बार रीड जरूर कर लें इस चीज को। जो इसकी गंगा नदी की सहायक नदियां, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड कर देती हूँ। पहले हमने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र से क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है कि सिंधु नदी के बारे में पढ़ना है कि उद्गम कहाँ हो रहा है, गिर कहाँ पर रही है, और उसी के साथ जो इसमें आकर मिलने वाली नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां। क्लियर है? हमने पढ़ा पहले सिंधु नदी तंत्र, सेकंड हमारा चल रहा है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। इसको भी हम क्या है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला क्या है उस नदी के बारे में, जैसे इसमें भी हमने पहले क्या है सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, और सेकंड में क्या है इसके सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। सहायक नदियां, सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है इसी तरह से हम गंगा नदी को भी पढ़ेंगे। पहले क्या है हमने गंगा नदी के बारे में रीड कर लिया कि कहां से इसका उद्गम होता है। क्लियर है? क्या क्या नामों से जानी जाती है, ये हमने बहुत डिटेल पढ़ ली है। अब जो हमारा सेकंड फैक्टर रह गया वो है इसकी सहायक नदियां, यानी कि कौन कौन सी नदियां धाराएं हैं जो कि गंगा नदी में आकर मिल रहे हैं। ओके, आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि आप क्लास को अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, जो भी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, ताकि हमें और हौसला मिल सके, हम और अच्छे से प्रिपेयर करके आपके सामने, आपके लिए जो आपके रास्ते में रोड़ा है, यानी कि आपके और गवर्नमेंट बीच, आपके और गवर्नमेंट जॉब के बीच का जो रास्ता है, वो उसमें हम एक जरिया बन के आपको कम से कम समय में आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। तो थोड़ा सा आपको भी साथ देना होगा हमारा, ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियोस को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, बताना होगा, फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक के बिना कुछ नहीं है। अगर आप फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमें नहीं पता कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, को क्लास कैसी लगी, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है, अब हम ये हो चुका है गंगा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सहायक, इसकी सहायक नदियां। तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना। कौन सी है? यमुना नदी। क्लियर है?
यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में यमुना नदी। यमुना नदी मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से होती हुई कहाँ पर जाती है, ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में, उसके बाद बिहार में, बिहार से फिर कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल, और उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है। तो यहाँ पर जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये कहाँ पर, यूपी के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में आकर गंगा में मिलती है। संगम स्थल कहा जाता है ना, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल कौन सा है, इलाहाबाद या प्रयागराज। तो यहाँ पर आकर मिलती हैं ये तीनों नदियां। क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी जो सहायक नदियां हैं वो है, देखिए सोन नदी है, क्या दिखाई दे रही है, सोन। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते चलेंगे नेक्स्ट में। और इधर से मैं बात करूं, ये है आपकी किस तरफ, दाएं तरफ की नदियां हैं गंगा की। और ये जो बाकी आप तीन देख रहे हैं, चंबल, बेतवा, केन, ये नदियां क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, गंगा की सहायक नदियां यमुना, सोन, इधर से देखिए गोमती, घाघरा जिसको सरयू नदी कह देते हैं, गंडक और कोसी, गंडक और कोसी। क्लियर है। ये जो नदियां हैं, ये किस तरफ से, दाईं तरफ से यानी कि राइट साइड से आकर गंगा में मिलती है। बाकी गोमती, घाघरा, कोसी और गंडक, ये जो नदियां हैं ये कहां पर, किस तरफ से, बाईं तरफ से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिलती हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अंडरलाइन क्यों किया है इसको, क्योंकि ये एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी नदियां पूरब से आकर गंगा में मिलती है, या कौन सी नदियां पश्चिम से आकर कौन सी नदियां गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलती है, कौन सी नदियां बाएं तरफ से आकर गंगा में मिलती है। तो जो दाएं तरफ के है यमुना और सोन, बाएं तरफ दो नदियां हैं जो दाएं तरफ पड़ रही है, सीधे हाथ पे है यमुना और सोन। ठीक है, यमुना और सोन। बाकी जो नदियां रह गई, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियां बाईं तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं। ओके। और ये जो गंगा नदी है ये क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसको 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। क्लियर है। हम बारी बारी पढ़ते हैं, छोटी छोटी डिटेल पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं एग्जाम में पूछा जाता, तो इसलिए जो इसकी सहायक नदियां हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहली है हमारी जो सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है वो है यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसको क्या, इसका उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री से। गंगा का जो उद्गम है, यमुना का जो उद्गम है कहाँ से, यमुनोत्री के बंदर पूंछ से होता है। बंदर पूंछ से इसका जो उद्गम है वो होता है। क्लियर है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जो यमुना का उद्गम है वो कहाँ से, ये भी यमुनोत्री भी क्या है, एक हिमनद है यानी कि ग्लेशियर है, वहां से बंदर पूंछ से इसका जो उद्गम है होता है। और ये मिलती कहाँ पर है, इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा में आकर मिल जाती है। क्लियर है। और इसको भारत का सबसे बड़ा खुला नाला भी कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा गंदगी इसमें यमुना में पाई जाती है। ये एक्चुअली जो यमुना नदी है हरियाणा, यूपी से होते
होते हुए हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से होते हुए कहाँ पर ये, यहाँ उत्तर प्रदेश में किसमें मिल जाती है, गंगा में आकर मिल जाती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यमुना नदी की कुछ क्या है खास, देख सकते हैं यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, वो आप देखें कौन कौन सी है। यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल नदी, बेतवा और केन। यहां पर मैं इसकी सहायक नदियां लिख रही हूं, चंबल, बेतवा और केन। ये क्या है, इसकी सहायक नदियां किसकी, यमुना की। क्लियर है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, यमुना खुद गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है। तो यहां से मैं बात करती हूँ चंबल नदी। चंबल घाटी भी सुना होगा, कहाँ पर पड़ती है, ज्यादातर एमपी से, मध्य प्रदेश से इसका क्या उद्गम होता है, कहां से, एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। और ये जो चंबल नदी है ये कहां पर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में फैली हुई है। चंबल नदी काफी पूछा जाता है, एमपी, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान, इन 3 राज्यों में इसका फैलाव देखा जाता है। चंबल नदी या चंबल घाटी का। क्लियर है। घाटी का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको हो गया, चंबल नदी कह रहे थे, अब घाटी कह रहे थे। घाटी का मतलब क्या होता है, जब नदियां लगातार बहती रहती हैं, उसके साथ जो काफी जो खड्डे हो जाते हैं या काफी वहां से जो रेत निकलती रहती है, वो क्या कहलाता है, जो इफेक्टेड एरिया है वो क्या घाटी कहलाता है। तो इसकी चंबल घाटी को हुई है चंबल नदी, किन किन में, मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी और राजस्थान में इसका जो फैलाव देखा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है बेतवा, किसकी, यमुना की सहायक नदी। बेतवा कहां से, ये भी एमपी, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकल रही है। क्लियर है। और इसी के जो तट है वहां पर क्या, सांची का स्तूप पड़ता है, काफी बड़ा है, इसके बारे में काफी सुना होगा आपने। नेक्स्ट है केन। ये केन जो सहायक नदी है इसकी, ये कहां पर, बुंदेलखंड की पहाड़ियों से निकलती है, बुंदेलखंड के पठार से ये निकलते हैं, इसका उद्गम होता है केन नदी का। नेक्स्ट है हमारी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहां से, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। क्लियर है। तो ये थी हमारी, देखिएगा, गंगा की दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां और कुछ यमुना की सहायक नदियां। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने यमुना की सहायक नदियां पढ़ी है, कौन सी, चंबल, बेतवा और केन। चंबल कहाँ पर है, एमपी, यूपी और राजस्थान में फैली हुई है। और बेतवा नदी कहाँ से, भोपाल से निकल रही है। और केन कहाँ से, बुंदेलखंड के पठार से होकर निकल रही है, बुंदेलखंड के क्षेत्र से इसका उद्गम हो रहा है। अब हम ऊपर की देखते हैं, बाईं तरफ की, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जो इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें ज्यादा नहीं जानकारी या ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसमें ज्यादातर आपको यही याद रखना होता है कि दाईं तरफ से कौन सी मिल रही है और बाईं तरफ से कौन सी नदियां मिल रही हैं। नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ से देखिएगा, गोमती। जो गोमती नदी है इसका उद्गम कहाँ से, उत्तर प्रदेश से हो रहा है, पीलीभीत के पास पड़ता है गोमता क्षेत्र, वहां से इसका गोमती नदी का उद्गम हो रहा है। और नेक्स्ट है घाघरा नदी। ये इसको क्या है, पहले इसको प्राचीन काल में सरयू नदी भी कहा जाता था, सरयू नदी भी कहा जाता था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अब भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारी गंडक नदी। गंडक नदी संयुक्त रूप से नेपाल और बिहार में बहती है और इसको नेपाल में नारायणी नाम से भी जाना जाता है, नारायणी के नाम से भी जाना जाता है इसको, गंडक नदी। क्लियर है। उसके बाद है काफी इंपॉर्टेंट जो रहती है हमारी कोसी नदी।
कोसी नदी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से सुन लीजिएगा। जो कोसी नदी है इसका उद्गम आप देख सकते हैं कहां से हो रहा है। इसका जो उद्गम है कहां से, नेपाल से, नेपाल के बॉर्डर से हो रहा है। देखिए ये रेड कलर में आप कोसी नदी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। तो नेपाल के बॉर्डर से जो इसका उद्गम हो रहा है, और ये किस लिए फेमस है, ये अपना रास्ता बदलने के लिए काफी फेमस है, जिसके चलते बिहार में काफी बाढ़ आती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। हमारी कोसी नदी को, कोसी नदी को क्या बिहार का शोक कहा जाता है, शोक कहा जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता बदलती रहती है, जिसकी वजह से काफी बाढ़ आती है यहाँ पर बिहार में, तो इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वन है सोन नदी। ये आप पढ़ चुके हो, सोन नदी कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और यमुना नदी और सोन नदी के बीच में पर्वत श्रेणियां पड़ती है, जो कि क्या है, इसके जल विभाजक का कार्य करती है, यानी कि पानी को बांटने का काम करती है, या एक बॉर्डर का निर्माण करती है। वो है कैमूर की पहाड़ियां। कौन सी है? कैमूर की पहाड़ियां। ओके, हैव यू गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के शौक के साथ यहाँ पर नीचे दामोदर नदी पड़ती है। दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से, छोटा नागपुर, दामोदर नदी का जो उद्गम हो छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होता हुआ ये पश्चिम में बहती हुई हुगली नदी में आकर मिल जाती है। और आप हुगली नदी भी पढ़ चुके हो, कहाँ से, ये क्या है, गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में आती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है, मुख्य धारा और हुगली नदी। हुगली नदी इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं हुगली नदी, हुगली नदी में इस तरफ से इस तरह से आकर कौन सी, दामोदर नदी मिलती है। जैसे आप ब्लैक कलर से यहाँ से देख सकते हो, तो ये क्या है, ये है दामोदर नदी। कहाँ से, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होकर निकलती है, और यहाँ पर बंगाल में मिलने के बाद यहाँ पर काफी बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से इसको जो बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों फैक्ट, कोसी नदी और दामोदर नदी। हैव यू गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, वो है हमारा जो थर्ड रह गया हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंधु नदी पढ़ा, सिंधु नदी तंत्र किया, उसमें 2 पॉइंट पढ़े, सिंधु नदी के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में। देन सेकंड पॉइंट पढ़ा हमने गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हमने 2 चीजें पढ़ी, गंगा नदी के बारे में और डिटेल पढ़ी है, और इसी के साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में कंप्लीट स्टडी की है। नेक्स्ट जो थर्ड वन है हमारा, वो कौन सा पड़ता है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। अब मैं इसको इरेज कर सकती हूँ, जो इसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ से आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा क्योंकि ये आप कर चुके हो। और यहाँ पर अब आपके पास क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये भी आप कर चुके हो, ये मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि आपका ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो चुका है। गंगा नदी के बारे में पढ़ चुके हो, गंगा नदी तंत्र। जो तीसरा बचता है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वही 3 चीज पढ़ेंगे जो हमने पहले 2 में पढ़ी थी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम और उसके नाम, उसी के साथ इसकी कुछ सहायक नदियां। सहायक नदियों के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, एक आधी ऐसी सहायक नदी है जिसके बारे में डिटेल पढ़ी जाती है, अदरवाइज सिर्फ थोड़ा नाम से ही याद रख लेना, थोड़ा सुन लेना। ओके, देन हम हमारा जो टॉपिक है वो ब्रह्मपुत्र नदी का कंप्लीट करते हैं। थर्ड वन इज, मैं इसको रेस कर दूं,
ब्रह्मदेश ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें भी हम दोनों ही चीज पढ़ेंगे। क्या? पहले इसके बारे में डिटेल, सेकंड क्या है इसके जो सहायक नदियां। ओके, क्लियर है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम भी भारत से बाहर हुआ है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति है वो भारत में नहीं हुई है, भारत के बाहर हुई है। कहां से? वही मानसरोवर, तिब्बत में पड़ने वाले मानसरोवर के पास से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर के पास यारलुंग जांगो के नाम से एक हिमनद है, यानी कि एक ग्लेशियर है जहां से इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? उसके बाद इसको भी रेस कर दूं, कोसी, क्योंकि पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या है? कोसी नदी क्या थी हमारी? किसका स्रोत थी? बिहार का। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहां से इसका उद्गम हुआ है? मानसरोवर के पास क्या है? यालुंग जांगो हिमनद से, ग्लेशियर से इसका उत्पत्ति हुई है। और इसी के साथ तिब्बत में इसको क्या? सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो, क्या नाम दिया जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? सांगपो। फिर ये जो भारत में एंटर कर दिया, कहां पर? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसको, अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तब इसको क्या कहा जाता है? दिहांग। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये कहां पर? हमारे बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? जमुना। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना इसको कहा जाता है। ओके, और ये यहाँ से मिलते हुए गंगा नदी में कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहां पर ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करते हैं। हैव यू गॉट इट? क्लियर है? और इसकी हम कुछ सहायक नदियां, ये थी इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर इसकी हम कुछ सहायक नदियां पढ़ते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी है? देखिए, तीस्ता, यहाँ पर सहायक नदियां तीस्ता, ये आपको याद रखनी है। मानस, ये पढ़नी है, सिर्फ आपको रीड करना है। जास, सुबनसिरी, नेक्स्ट क्या है आपकी? कॉम्यन, सुबनसिरी, कोमेंग, दिबांग, लोहिता, कपिला, द्राप। क्लियर है? ये है आपकी, ये जो कि किसमें आकर मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है नदियां। और तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो कहां से? सिक्किम से होता है। कहां से होता है? सिक्किम से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। और ये किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में आकर विलीन हो जाती है, मिल जाती है। हैव यू गॉट इट? क्लियर है? देखिए, ये हमारी सहायक नदियां हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। दैट्स इट। तीस्ता नदी का उद्गम कहां से? सिक्किम से हो रहा है, और ये किसके? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद लोहिता को खून की नदी भी कहा जाता है। ओके, और इसमें एक खास और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आपको याद रखना है? जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है वो कौन सा है? माजुली। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। माजुली नदी द्वीप का निर्माण कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है। ओके, हैव यू गॉट इट? क्लियर है? आज हमने क्या पढ़ा?
3 नदी तंत्र पढ़े उत्तर भारत के। पहला था हमारे पास सिंधु नदी तंत्र, उसमें हमने सिंधु नदियां पढ़ी और उसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट था हमारा गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र में हमने क्या पढ़ा, गंगा नदी के बारे में पढ़ा और उसके साथ जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में पढ़ा। थर्ड था हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा, उसमें भी हमने 2 पॉइंट किए हैं। पहला ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद उसकी कुछ सहायक नदियां। क्लियर है? ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि उत्तर भारत की ये हमारी मुख्य नदियां पढ़ी है हमने। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और या मैं कहूँ कि प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन की जो सीरीज आप कर रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको हर एग्जाम में मिलते हैं, और इसी के साथ एक बात 1 या 2 क्वेश्चन की नहीं होती, बात सिलेक्शन में आप लाखों बच्चों को देखिएगा जो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स से रह जाता है। तो एक जो क्वेश्चन है, 1 नंबर है, वो आपको 1 लाख बच्चों से आगे भी कर सकता है और पीछे भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना होता है कि हर एक नंबर, हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ, और मैं एक बार फिर से, अगर आपको पसंद आया है वीडियो, अगर आपको लेक्चर में कुछ भी आपके लिए यूजफुल लगा है, मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर किया है ताकि आपका सपना पूरा हो सके, और इसी मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद करती हूँ कि आप फीडबैक देंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरु दक्षिणा में क्या देंगे, आप मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।